नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। फाइनल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का क्रक्स। दिन भर की बड़ी खबरों की फाइनल रिपोर्ट क्या आई है, किस बड़ी खबर पर आज पूरे देश की नजर आई है। आज जो सबसे बड़ी खबर थी जिसकी फाइनल रिपोर्ट आई है वह है पश्चिम बंगाल की खबर। ईडी ने आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकाने पर कोयला घोटाले से जुड़े मामलों में छापा मार दिया और जैसे ही छापा पड़ा, ममता बनर्जी फौरन ईडी के इस छापे के बाद आईपैक के दफ्तर पहुंच गईं और ईडी ने उन पर जबरन यहां फाइल छीनने का आरोप लगाया। वहीं ममता बनर्जी ने ईडी पर पार्टी के दस्तावेज चुराने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है, जिससे पूरे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की रेड और राज्य की सीएम ममता बनर्जी द्वारा वहां पहुंचने और फाइल ले जाने से सियासत गर्मा गई है। ईडी ने जबरन फाइल छीनने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने ममता बनर्जी और सीएम के साथ गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं ममता बनर्जी ने उनकी पार्टी के दस्तावेज चुराने का आरोप लगाते हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। वहीं पार्टी ईडी की रेड के खिलाफ गुरुवार शाम को पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। ईडी के अनुसार पश्चिम बंगाल के 6 और दिल्ली के 4 कुल मिलाकर 10 जगहों पर ईडी ने तलाशी ली है। ये मामला अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा है। सच उन ठिकानों पर हुई जो अवैध लेन देन और हवाला ट्रांसफर से जुड़े हैं, लेकिन ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि एक खास राजनीतिक पार्टी की रणनीति को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन तथ्य ये है कि ये कार्रवाई सबूतों के आधार पर की गई है। छापेमारी पर ईडी ने कहा, किसी भी राजनीतिक पार्टी या व्यवस्था को टारगेट नहीं किया गया है और न ही छापेमारी किसी राजनीतिक पार्टी या पार्टी ऑफिस पर हुई है। किसी भी पार्टी ऑफिस पर कोई सर्च नहीं की गई है। ईडी का कहना है कि ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि ये सर्च चुनावों से जुड़ा है, जबकि सर्च का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। सर्च पूरी तरह कानून के तहत और तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने, जिनमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी शामिल हैं, 10 में से 2 ठिकानों पर आकर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए जबरन दखल दिया और दस्तावेज छीन लिए। छापेमारी पर ईडी ने कहा, जांच के दौरान पैसों का ट्रांजैक्शन आईपैक के साथ मिला था, लिहाजा आईपैक कंपनी और उसके डायरेक्टर के ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है। बाकी 8 ठिकाने दूसरे हैं। कोल माइनिंग स्कैम में हवाला के जरिए पैसे कुछ कंपनी और लोगों तक पहुंचे थे, जिसके बाद ईडी की ये कार्रवाई की जा रही है। मामले की शुरुआत गुरुवार सुबह हुई। ईडी ने आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के आवास पर उसके सॉल्ट लेक ऑफिस पर रेड मारी। रेड के दौरान ही राज्य की सीएम ममता बनर्जी पहले प्रतीक जैन के घर पहुंची और फिर सॉल्ट लेक स्थित उसके आवास पर पहुंची और रेड के बीच ही आईपैक के दफ्तर और कर से दस्तावेज लिए गए। सॉल्ट लेक ऑफिस के बाद सफेद महिंद्रा कार में कई फाइलें रखी गई। राज्य सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट की फाइलें रखी गई। कार के पीछे नीले और पीले रंग की कई फाइलें और कागजों का बंडल उठाकर रखे गए। सीएम ममता बनर्जी घर में खाली हाथ गई थी, लेकिन जब वापस आई तो उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल थी। ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई पर भड़क गई। ममता बनर्जी ने ईडी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। हमारे आईटी ऑफिस में आकर लैपटॉप ले लिया है। एसआईआर का डेटा, पार्टी पॉलिसी का डेटा चोरी किया है। बंगाल चुनाव की स्ट्रेटजी और पेपर लूट कर ले गए हैं। ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। दूसरी ओर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता दीदी पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी एक सेंट्रल एजेंसी के काम में दखल दे चुकी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बंगाल चुनाव से पहले शुरू हुआ ये घमासान कब जाकर शांत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मनरेगा और जी राम जी के नाम को लेकर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के निशाने पर हैं और निशानेबाजी की इस होड़ में कल मुख्यमंत्री भजन लाल की मनरेगा के बयान के बाद आज कांग्रेस ने प्रदेश भर में आंदोलन की शुरुआत कर दी। कांग्रेस ने मनरेगा बचाव अभियान की शुरुआत की। मनरेगा संग्राम के जरिए राजस्थान कांग्रेस प्रदेश भर में गांव देहात तक अलग अलग कार्यक्रम के जरिए अगले 15 दिनों तक बीजेपी द्वारा मनरेगा का नाम बदले जाने और प्रावधानों में बदलाव के तथ्य जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। नाम तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा नाथूराम गोडसे की विचारधारा और हमारे महात्मा गांधी जी की विचारधारा है, इसलिए हमने महात्मा गांधी जी का नाम दिया था। ये दूसरा नाम दें, हमें कोई बात नहीं है। बट सवाल ये है कि जो यूपीए सरकार के समय
राइट टू वर्क, काम का अधिकार दिया गया था और 90% पैसा केंद्र की सरकार देती थी और 10% पैसा राज्य सरकार देती थी। उन दोनों चीजों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी जीराम जी के नए बदलाव को जोरों शोरों से जनता के बीच लेकर जा रही है। कांग्रेस राजस्थान में आज से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत कर रही है। जी हाँ, जयपुर में आज कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं और रणनीति बनाने में उनकी मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की ये रणनीति है कि बीजेपी ने जो मनरेगा का नाम बदला है, जीराम जी किया है, उसमें प्रावधान कुछ बदले हैं, उसको लेकर गांव देहात तक जाए। साफ तौर पर कांग्रेस का ये आरोप है कि न केवल नाम बदलने के नाम पर बीजेपी जो है वो लोगों के रोजगार को कम करना चाहती है और इसमें स्टेट की जो भागीदारी है उसको बढ़ाकर इस योजना की विफलता की संभावनाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीराम जी के नए प्रावधानों को मनरेगा का अपडेट रूप बताया। गांव देहात में रोजगार के अवसर बढ़ाने और योजना में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार खत्म करने जैसे प्रावधानों का जिक्र जनता के करने की तैयारी है। क्योंकि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण ये अपने मकसद में पूर्ण सफल नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस नेता अपने बयानों में महात्मा गांधी का नाम हटाकर राम के नाम पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों की निगाह आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में बढ़त हासिल करने की है। राजस्थान में भजनलाल सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं और लगातार वो अपने कामों का प्रचार प्रसार जनता के बीच कर रहे हैं, लेकिन अब बड़ा मुद्दा स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव है, जिसमें न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी उन वोट बैंक को एकजुट करने में लगी है। जीराम जी मुद्दा और मनरेगा, इसके नाम बदले जाने और प्रावधान बदले जाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जनता के बीच जा रही हैं। अब देखने की बात होगी कि इन चुनावों में किस पार्टी का किस मुद्दे पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट दलीप परमार के साथ देवेंद्र सिंह, इंडिया डेली, जयपुर। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बवाल के मामले में दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। अभी तक 10 लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिन्होंने भड़काऊ पोस्ट किए थे। सभी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। कई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी निशाने पर हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान झड़प और पथराव की घटना के पीछे सोशल मीडिया पोस्ट को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। इसमें अब पुलिस के रडार पर एक महिला भी है। एमन रिजवी नाम की एक महिला को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस महिला पर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है। महिला जामिया इलाके की रहने वाली है। अभी तक 10 लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिन्होंने ऐसे भड़काऊ पोस्ट किए। सभी को समन कर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। इन सभी लोगों के अच्छे खासे फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर है। अदालत के आदेश के बाद संचालित अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान बुधवार 7 जनवरी तड़के मध्य दिल्ली के तुर्कमान गेट में झड़पे और पथराव की घटना के मद्देनजर वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनी रही। पुलिस ने गुरुवार 8 जनवरी को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की गई है। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जो 5 लोगों जो गिरफ्तार किया था उनको कोर्ट में पेश की थी, तो कोर्ट ने 1 दिन की जेसी दिया और आज उनका दोबारा मतलब रेगुलर एमएम के पास सामने पेशी थी। तो आज हमारा टीम उनको लेके जा रहे हैं फर्दर कार्रवाई के लिए। इसके अलावा आज हमने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इलाके में फिलहाल शांति है। बुधवार तड़के झड़पें उस समय हुई जब दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद तुर्कमान गेट के सामने रामलीला मैदान क्षेत्र में फैज़े इलाही मस्जिद और कब्रिस्तान के पास अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया। अभियान के दौरान कथित रूप से कुछ निवासियों ने पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों पर पत्थर फेंके, जिससे इलाके में हंगामा मच गया। हिंसा में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने कहा कि 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक किशोर को भी पकड़ा गया है।
पत्थरबाजी में देवर सारे ये जो सोशल मीडिया प्रोफाइल यूज करके जो कर रहा था उसको अभी हम लोग वो वी हैव मेड ए लिस्ट ऑफ ऑल दोस पीपल हु हैड क्रिएटेड दिस वीडियोस एंड आस्क्ड पीपल टू डू नॉन वायलेंट। इस मामले में पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो क्लिप्स की जांच की जा रही है। हिंसा में भाग लेने वाले लोगों की पहचान करने के प्रयास जारी है। सूत्रों के अनुसार ये झड़प एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण भड़की, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। ईरान में आर्थिक संकट के कारण गंभीर स्थिति बनी हुई है, जिससे देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सिस्तान और बलूचिस्तान में एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैश अल अदल ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तेहरान के पास एक अन्य पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। प्रदर्शनकारी बढ़ती कीमतों और रियाल की गिरते मूल्य के खिलाफ खामनेई सरकार के विरोध में हैं। अब तक इसमें 35 से ज्यादा लोगों की भी जान जा चुकी है और यह प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। ईरान में आर्थिक संकट की वजह से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने ड्राइव बॉय शूटिंग में एक पुलिसकर्मी को मार डाला। दरअसल पिछले महीने तेहरान में व्यापारियों द्वारा बढ़ती कीमतों और रियाल की कीमत गिरने के विरोध प्रदर्शन करने के बाद ईरान में अशांति फैल गई, जिससे दूसरे शहरों में भी इसी तरह की कार्रवाई की लहर शुरू हो गई। ये प्रदर्शन ईरान के 31 में से कम 25 प्रांतों में फैल गए, जिसमें सुरक्षा बलों सहित दर्जनों लोग मारे गए। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि एक अज्ञात हमलावर पुलिस की गाड़ी पर तब तक गोलियां चलाता है जब तक पुलिस की गाड़ी सड़क से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गई। ये वीडियो हमलावर की गाड़ी से शूट किया गया है, जिसमें वह खिड़की से बाहर झुका दिख रहा है। सिर्फ बंदूक की नोक दिखाई दे रही है और वह लगातार पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चला रहा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मारे गए पुलिसकर्मी की पहचान ईरान शहर में सुरक्षा बलों के सदस्य महमूद हकीकत के रूप में हुई है। इससे पहले बुधवार को ईरान शहर काउंटी के कानून प्रवर्तन बलों के एक कर्मी पर भी अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई। एजेंसी के मुताबिक आतंकवादी समूह जैश अल अदल, जो खुद को जातीय बलूच अल्पसंख्यक के लिए अधिकारों की मांग करने वाला बताता है, उसने कथित तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस सुन्नी आतंकवाद समूह ने हाल ही में ईरान के धार्मिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाने के लिए एक नया गठबंधन बनाने के लिए छोटे बलूच अर्धसैनिक समूहों के साथ हाथ मिला लिया है। वहीं राजधानी तेहरान के पास अशांति के दौरान चाकूबाजी में एक और ईरानी पुलिसकर्मी की मौत हुई है। देश में आर्थिक संकट को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का दौर 12वें दिन में प्रवेश कर गया है। फोर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक तेहरान के पश्चिम में मलाड काउंटी में पुलिस बल के सदस्य शाहीन देहगान अशांति को नियंत्रित करने के दौरान चाकूबाजी की घटना का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, अशांति पिछले महीने तेहरान के सदियों पुराने ग्रैंड बाजार में शुरू हुई, जहां दुकानदारों ने ईरान की रियाल मुद्रा में भारी गिरावट के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी। तब से बिगड़ती आर्थिक स्थिति, पश्चिमी प्रतिबंधों, अधिकारियों द्वारा कुप्रबंधन और राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों पर जनता के गुस्से के कारण पूरे देश में प्रदर्शन फैल गए। ईरान से कई वीडियो सामने आए जिनमें प्रदर्शनकारी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाली ईरान की इस्लामी सरकार के खिलाफ मार्च करते और मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा जैसे नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं।
विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और खबरों के मुताबिक हजारों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन कहा गया है कि सुरक्षा बलों के कम से कम 2 सदस्य मारे गए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 सगे भाइयों को 50 गोलियां मारकर मौत के घाट उतारने वाले कातिल आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़े। जाफराबाद डबल मर्डर केस में क्राइम ब्रांच ने देर रात गाजीपुर में मुठभेड़ के बाद 2 शातिर शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। 16 दिसंबर की रात दिल्ली का वेलकम इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आमिर और उसके भाई फजील की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया था कि हमलावरों ने दोनों भाइयों पर 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 50 राउंड फायरिंग की। लाशें सड़क पर गिर पड़ी, पूरा इलाका दहशत में आ गया। डबल मर्डर की वारदात के बाद पुलिस को शक था कि हत्या के पीछे कोई बेहद करीबी है। जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड निकला मृतकों को अच्छी तरह जानने वाला असद कुरैशी। असद कुरैशी ने अपने साथी दानिश मल्ली के साथ मिलकर कत्ल की साजिश की थी। 2 नोटोरियस क्रिमिनल्स को पकड़ा है, जो कि जाफराबाद में एक मर्डर हुआ था 2 भाइयों को, जिसमें उनको काफ़ी अराउंड मोर देन 40 राउंड फायरिंग हुई थी और उनको इन दोनों अक्यूज को क्राइम ब्रांच ने एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है, जिसमें दोनों के लेग्स में गोली लगी है। इसका बैकग्राउंड में दोनों अक्यूज है, इन्होंने दिसंबर 16, 2025 को जाफराबाद के एरिया में नदीम और फजील 2 भाई है, उनका मर्डर किया था और उसमें काफ़ी ग्रूसम मर्डर था, जिसमें इन्होंने अराउंड 40 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की थी। इसको उसके बाद से ये लोग दोनों कहीं छुप गए थे, भाग गए थे और हमारी टीम इसमें तभी से काम कर रही थी, क्राइम ब्रांच की। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह पुरानी रंजिश और आपसी दुश्मनी थी। साजिश पूरी तैयारी के साथ रची गई थी। हथियार जुटाए गए, रेकी की गई और फिर मौका देखकर दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। टीम काफ़ी टाइम से मैनुअल टेक्निकल सर्विलेंस के बेसिस पे काम कर रही थी। इसी बीच अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली कि रात में 8 तारीख की रात में एक्यूज, जो कि बीच बीच में दिल्ली एनसीआर में मूव कर रहे हैं, अपनी हाइड आउट चेंज कर रहे हैं, आएंगे और पेपर मार्केट गाजीपुर के एरिया में। तो टीम ने एक पूरा जाल बिछाया और उसी टाइम जैसे एक्यूज आए थे, एक्यूज ने पुलिस की टीम पे फायरिंग करना शुरू कर दिया और पुलिस की टीम ने जवाबी कार्रवाई की और उसमें दोनों एक्यूज के पैर में गोली लगी है और पुलिस स्टाफ एससी प्रिंस और एससी मोहित के बीपी जैकेट में भी गोली लगी है। टोटल अराउंड 16 राउंड फायरिंग हुई थी इसमें और जिसमें दोनों एक्यूज है उनके पैर में गोली लगी है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी असद और दानिश गाजीपुर इलाके में आने वाले हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की बताई जगह पर ट्रैप लगाया। जैसे ही दोनों बदमाश वहां पहुंचे तो उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी दानिश मल्ली और असद कुरैशी के पैर में गोली लगी। जो ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर देर रात को ट्रैप लगाया था और जब असद और दानिश यहाँ पर स्कूटी से पहुंचे तो उनको रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने रुकने की बजाय दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पर फायरिंग कर दी, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक जो कर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद दोनों बदमाशों को, असद और दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच दोनों ही बदमाशों से ये पूछताछ करेगी कि वो आखिर किस इरादे से गाजीपुर जो इलाके में पहुंचे थे, क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे या किसी और मकसद से ये लोग यहां पर पहुंचे थे। घायल हालत में दोनों को मौके पर ही दबोच लिया गया। आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अक्यूज से 3 पिस्टल, 11 कार्ट्रेज, 6 फायर्ड कार्ट्रेज और जो स्कूटी उसमें यूज करी थी दोनों भाइयों के मर्डर में,
उसको भी रिकवर किया है। दोनों अक्यूज में पहला अक्यूज है असद अमीन। असद अमीन जो कि पहले भी 5 से 6 मुकदमों में पहले भी इन्वॉल्व रहा है, जिनमें अभी लेटेस्ट 2025 में अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा रहा है, जिसमें फायरिंग करी थी इसने। इसके अलावा आप देखेंगे जीटीबी हॉस्पिटल की फायरिंग में भी वो इन्वॉल्व था, और इस तरीके से कंटिन्यूसली आर्म्स एक्ट और के केस में इन्वॉल्व रहा है, और आर्म्स के डीलर के रूप डील भी करता था। मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। अब क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या से जुड़ी तमाम कड़ियों को जोड़ा जा सके। पुलिस का दावा है कि जाफराबाद में डबल मर्डर केस लगभग सुलझ चुका है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या इस साजिश में और लोग शामिल थे? इसका जवाब पूछताछ के बाद सामने आएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बवाना इलाके में भी राजेश बवाना गैंग के जो एक शार्प शूटर अंकित को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अंकित जो है वो बवाना इलाके से होते हुए सोनीपत इलाके में जाने वाला है। वहां पर अपने विरोधी गैंग के जो सदस्य है उसकी हत्या करने की फिराक में, जिसके बाद मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर ट्रैप लगाया गया, और जब अंकित वहां पर पहुंचा तो अंकित को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन अंकित ने रुकने की बजाय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पे फायरिंग की। दोनों ओर से तकरीबन 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें अंकित के पैर में गोली लगी, जिसके बाद अंकित को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच तीनों ही लोगों से पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये बवाना और गाजीपुर इलाके में करने क्या गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। सीकर के खाटू श्याम जी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे मानवेंद्र सिंह चौहान से 3 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी दी है। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी से जुड़े परिवार को गैंगस्टर के नाम पर 3 करोड़ की रंगदारी की धमकी के बाद पुलिस ने पीड़ित को खास सुरक्षा दी। धमकी के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले को संगठित अपराध की श्रेणी में लाकर जांच तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान के बेटे मानवेंद्र सिंह चौहान के मोबाइल पर विदेशी नंबर से कॉल आया। खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताने वाले बदमाश ने 3 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग कर दी। आरोपी ने धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो घर पर आकर गोलियों से भून डाला जाएगा या ग्रेनेड से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद मानवेंद्र सिंह ने तुरंत खाटू श्याम जी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह जी के पुत्र को एक थ्रेट कॉल आया था, जिस पर हमने प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान कर रहे हैं, जिसमें भी अपने किसी गैंग से संबंधित बताया जिसने कॉल किया। मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि पहली बार इस तरह गैंगस्टर के नाम पर किसी पदाधिकारी के परिवार को निशाना बनाया गया, इसीलिए सभी लोग चिंतित हैं। पुलिस का दावा है कि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। चलने वाले मामलों की भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें हमने लगभग 50 के लगभग जो संदिग्ध थे उनसे हमने पूछताछ की है। कुछ को खिलाफ हमने इंसदादी कार्रवाई भी की है, और इन सभी मामलों को हम बड़ी गंभीरता से देख करके। रिपोर्ट मिलते ही खाटू श्याम जी थाना पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर विदेशी नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाले में जुट गई। साथ ही मानवेंद्र की सुरक्षा में 24 घंटे एक हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात कर दिया गया। खाटू श्याम मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारी के रिश्तेदार को धमकी और वसूली की कॉल ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल जांच एजेंसी के सामने ये है कि क्या आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का ही काम है या कोई अन्य गैंग फिरौती के लिए नए समीकरण और नई जमीन तलाश रही है। देवेंद्र सिंह, इंडिया डेली, जयपुर। आस्था, संस्कृति और काशी की कारीगरी तीनों का संगम उस समय देखने को मिला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर की भव्य अनुकृति भेंट की। गुलाबी मीनाकारी से सजा यह मॉडल न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए खास है, बल्कि इसके पीछे छिपी है काशी के शिल्पकारों की साधना, परंपरा और पहचान की कहानी। कैसे तैयार हुआ यह अनूठा राम मंदिर मॉडल और क्यों पूरी दुनिया में बढ़ रही है काशी की इस कला की मांग, एक रिपोर्ट देखते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें आस्था, कला और विरासत से जुड़ी एक खास भेंट दी। ये भेंट थी काशी की पारंपरिक गुलाबी मीनाकारी से निर्मित राम मंदिर की भव्य अनुकृति, जिसने अपनी कारीगरी और भव्यता से सभी का ध्यान खींचा। ये अनोखी कलाकृति वाराणसी के प्रसिद्ध शिल्पकार कुंज बिहारी ने तैयार की है। करीब 2 किलो चांदी से बनी इस मॉडल में रामलला की स्वर्ण मूर्ति स्थापित की गई है, जबकि मंदिर के शिखर पर हीरे जड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि इस अनुकृति को तैयार करने में शिल्पकार ने 108 दिनों की साधना की और इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा के समय राम धुन का निरंतर जाप किया गया। प्रधानमंत्री को यह उपहार दिए जाने के महज 24 घंटे के भीतर ही इस राम मंदिर मॉडल के 10 से अधिक ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जो काशी के हस्तशिल्प की बढ़ती राष्ट्रीय और वैश्विक मांग को दर्शाता है। वो गुलाबी मीनाकारी का भगवान राम का मंदिर था और ये 108 दिनों में तैयार हुआ था और इसके 108 हिस्से हैं, 108 भाग हैं। इसमें 108वां भाग खुद भगवान श्री राम स्वर्ण के हैं, सोने के हैं। इसमें करीब 2 kg सिल्वर लगा था और 108 दिनों का समय लगा था और इसके शिखर पे हीरे जड़े हुए हैं और इसके अंदर प्रकाश की भी व्यवस्था है। लाइट ऑन करने पे भगवान श्री राम द्वार से दिखाई देंगे। काशी की गुलाबी मीनाकारी कला कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से मिले जीआई टैग और मुख्यमंत्री योगी की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना ने इस पारंपरिक शिल्प को नई पहचान और संजीवनी दी है। वाराणसी से नित्यानंद मिश्र की रिपोर्ट, इंडिया डेली के लिए। इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव, लगातार, वो भी फुल एचडी में।